नमस्कार। मैं हूं राजीव और बाजार की साप्ताहिक समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। जिस तरह से पिछले सप्ताह हमने देखा था, ये जो हफ्ता अभी बीता है उससे पिछले सप्ताह 24 सितंबर को लगभग 10,800 के आसपास बाजार ने अपना एक हाल का बॉटम बनाया है और वहां से फिर इस हफ्ते हमने देखा कि काफी अच्छी वापसी हुई। सेंसेक्स निफ्टी दोनों 3% के ऊपर उछले हैं। सेंसेक्स में तो 3.5% की उछाल रही, निफ्टी 3.25% से ज्यादा उछला और अब वापस निफ्टी जो नजर आ रहा है 11,400 के ऊपर। तो जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से, उसमें कैसे रहेगी बाजार की चाल, यही सवाल हम रखेंगे सोमेश कुमार के सामने। सोमेश, स्वागत है आपका। अब जो कहानी दिख रही है बाजार में, इसमें क्या नजरिया है आपका? ओके। तो पिछले हफ्ते या उसके पहले से जो मार्केट ओवरसोल्ड गया था, उसके बाद निफ्टी में एक रिबाउंड जो हुआ है वो लॉजिकल है। चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो डाउ जोन्स है, चाहे S&P 500, ये सारे मार्केट्स फिलहाल अपने रेसिस्टेंस जोन के तरफ आ चुके हैं। तो अभी यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड की, वो तब तक नहीं हम देख सकते जब तक कि जो लोअर हाई का जो पैटर्न एक बन गया है निफ्टी का 11,600 के पास, वो जब तक क्रॉस नहीं हो जाता है, ये पैटर्न निगेट नहीं होगा जो कि लोअर हाई का एक पैटर्न बना हुआ है। तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो 11,450 के आसपास थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये एक पॉइंट है। प्लस अगर ओवरऑल सारे डेटा को भी हम एनालाइज करें तो मोस्टली ये मार्केट रेंज बाउंड ही दिखता है। मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ ट्रिगर नहीं आता है। तो इसको अभी देखें कैसे, मार्केट का डायरेक्शन क्या ले। तो इमीडिएटली जब मार्केट का रेसिस्टेंस आया था 11,300 से, मार्केट का रेसिस्टेंस शुरू हुआ था, तो ऑन द वे डाउन अब 11,300 से उसका सपोर्ट भी शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन जो अच्छा सपोर्ट निफ्टी का दिख रहा है वो अराउंड 11,200 है। तो बहुत ही टाइट रेंज में ये मार्केट रहने का चांस है फॉर सम टाइम, क्योंकि विक्स बहुत लो हो चुका है। आई थिंक 1890 के रेंज में वॉलेटिलिटी आ गई है। तो फॉर सम टाइम जब तक ये कुछ खास ट्रिगर नहीं आ जाता है, हालांकि कल मंडे को एक ट्रिगर मेन जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर का जो कल डिसीजन आने वाला है, एक वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अपने को देखने के लिए कि मार्केट का डायरेक्शन कैसा जाएगा। लेकिन एक पार्शियली वहां से जो चीज ये भी फैक्टर्ड है, जो कि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि जो 2 करोड़ या उससे नीचे के जो लोन्स हैं उनका जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर है वो गवर्नमेंट कॉम्पनसेट कर सकती है। तो एक ये थोड़ा पॉजिटिव बैंक्स के लिए पार्शियली बन सकता है, थोड़ा एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। बट ओवरऑल तो उस पर डायरेक्शन डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कैसा वर्डिक्ट देती है। तो चूंकि बैंक्स भी काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में हैं, तो अगर कोई डिसीजन फेवरेबल आता है तो ये बैंक के फेवर में जाएगा, सो बैंक के निफ्टी बैंक के फेवर में भी जाएगा। अगर निफ्टी बैंक के फेवर में जाएगा तो थोड़ा निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा इससे। लेकिन मैं अभी भी इस चीज को मान के चल रहा हूँ कि जब तक एक पैटर्न जो बन चुका है 11,600 का उसको निकल जाने देते हैं तो उससे थोड़ा लॉन्ग ट्रेड में पीस रहेगा। अदरवाइज उसके पहले लॉन्ग ट्रेड का सजेशन नहीं है। तो लुकिंग एट जो डेटा, जो वॉलेटिलिटी का डेटा है, जिस तरह का क्रूड का बिहेवियर है, इन सबको अगर ओवरऑल देख लें तो मुझे ये लगता है कि 11,200 से 11,600 का एक रेंज तो फिलहाल फिगर आउट फैक्टर करके चलते हैं। और अगर ये रेंज टूटता है तो फिर मार्केट में एक बड़ा रेंज ओपन हो सकता है। अगर 11,200 टूटता है तो भी शायद नीचे बड़ा रेंज ओपन होगा, और अगर 11,600 टूटता है ऊपर में तो भी एक बड़ा रेंज ऊपर खुलेगा। अब यहाँ चूंकि हमारा मार्केट मदर मार्केट बहुत ज्यादा फॉलो करता है, तो मदर मार्केट का भी सिचुएशन रेसिस्टेंस का ही है। आई थिंक डाउ जोन्स का 28,000 से रेसिस्टेंस 28,000 से शुरू हो जाता है और 28,400 तक कंटिन्यू रहता है। और वैसे ही S&P का 500 का भी कोई 3,400 से रेसिस्टेंस शुरू हो जाता है। तो चूंकि सारे मार्केट अभी अपर रेंज में आ चुके हैं तो यहाँ से अपसाइड इमीडिएटली बोलना तो वो भी सही नहीं है। तो अगर रेंज टूट गया तो अपसाइड देखते हैं, और अगर 11,200 का निफ्टी टूट गया तो डाउन साइड। जी, जैसा आपने कहा कि एक लोअर हाई का पैटर्न बन गया है, तो ये लोअर हाई जो है हमारे सामने, जो ठीक पिछला हाई जो दिख रहा है वो 11,600 के आसपास का नजर आ रहा है। तो 11,614 है।
अगर देखें तो, या 11,618 कह लें, तो आप थोड़ा सा सेफ साइड लेकर के 11,650 जो आप पहले भी एक लेवल कुछ समय पहले मान करके चल रहे थे, क्या उसी पर ध्यान देंगे कि अगर वो पार होता है उसके बाद लॉन्ग ट्रेड शुरू करने चाहिए? तो लॉजिकली तो 11,650 के ऊपर ही ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन अगर मार्केट एक नीचे का बॉटम 11,800 के आसपास का 10,800 के आसपास का बॉटम बना के अगर वापस आ रही है, तो अगर ये वीकनेस प्रिवेल करना है, तो इस वीकनेस को प्रिवेल करने के लिए अब 11,600 ही इन द फर्स्ट प्लेस क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर 11,600 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये एक फेयर इंडिकेशन होगा कि 11,650 भी केक वॉक की तरह निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना टॉक थोड़ा रिवाइज करके 11,600 पे ही कर लिया है। अगर वो क्रॉस करेगा तो मोस्ट प्रोबेबली जी, 12,000 तो निकलेंगे। मतलब ये है कि अगर बाजार को लोअर हाई का पैटर्न आगे बढ़ाना है, तो फिर अगला जो हाई लोअर बनना चाहिए वो 11,600 के नीचे ही बनेगा कहीं पे। तो अगर 11,600 पार हो जाता है, इसका मतलब कि वो पैटर्न जो अभी बनता हुआ दिख रहा था वो खत्म हो गया। जी, एक सही और बात। इंटरेस्टिंग पैटर्न मैं देख रहा हूँ, हालांकि वो अगस्त के बाद से ही है, अगस्त के अंतिम सप्ताह में बन गया था, जिसे काफी लोग फॉलो करते हैं, गोल्डन क्रॉस का। 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज और 200 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप ध्यान दें तो निफ्टी के चार्ट पे अगस्त के अंतिम सप्ताह में ही ये गोल्डन क्रॉस बन चुका है, और गोल्डन क्रॉस को काफी लोग बहुत ही ज्यादा बुलिश इंडिकेटर मानते हैं बाजार के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उसके हिसाब से तो बाजार में अभी धुआंधार तेजी दिखनी चाहिए थी, लेकिन उसके उल्टे हम देख रहे हैं कि बाजार अगस्त के बाद से असमंजस में ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, एक निवेशकों को लगातार झटके ही दे रहा है। तो ये कैसा गोल्डन क्रॉस है? गोल्डन क्रॉस एक इंडिकेटर है, लेकिन जो थियोरेटिकली जो थियरी कहती है ना, थियरी ये कहती है कि अगर इंडिकेटर के साथ आपके पैटर्न भी कंफर्म करें तो आपका जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है। तो हमारे को बहुत इनफैक्ट और भी इंडिकेटर्स पे, टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, मोमेंटम इंडिकेटर पे थोड़ा बाई आया है, लेकिन लॉजिकल सेंस तो यही है कि जब तक पैटर्न कंफर्म नहीं हो उस इंडिकेटर को भी थोड़ा होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि पॉज तो होगा, इतनी तेजी से एक दिन में तो क्रॉस नहीं करने वाला है। और वैसे भी अगर ये अजीब सा रिस्क है, मुझे पता नहीं इसको डेटा में कैसे फैक्टर किया जाए, लेकिन मेरे दिमाग में ये नए तरह का रिस्क चल रहा है। और जब से ट्रम्प कोविड पॉजिटिव हुए हैं तब से एक नया रिस्क मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है की मैन डिपेंडेंसी। तो इसको डेटा में फिगर आउट करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न मार्केट की बात करें, यूरोपियन मार्केट की बात करें, वो कंट्रीज प्रोफेशनली मैनेज कंट्रीज है, वहां पे की मैन डिपेंडेंसी बहुत कम होती है। हमारे यहाँ की मैन डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, और एक नाम पे मार्केट इधर से उधर हो सकता है। और जिस तरह से अब बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, जिस तरह से मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, अब कोविड केसेस तो और ज्यादा ओपन हो। तो मुझको एक नया रिस्क जो अब फिगर आउट होता लग रहा है वो ये है कि की मैन डिपेंडेंसी अपने कंट्री में, या जो हम स्टॉक्स या कंपनीज देखते हैं उनमें की मैन डिपेंडेंसी के कारण की मैन रिस्क अब ज्यादा होगा। बिकॉज किसको इन्फेक्शन होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल है। तो हमें वो दिमाग में भी अब रख के अपने पोजीशंस बनाने पड़ेंगे कि जैसे पहले जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का रिस्क था, फिलहाल वो सबसाइडेड है, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का रिस्क बड़ा होता है, अगर होता है तो 10% का डाउनसाइड भी बनता है। वैसे ही की मैन डिपेंडेंसी का भी रिस्क बड़ा होता है, होगा या नहीं होगा, उम्मीद है कि ना हो, लेकिन उस चीज को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ अगर डेटा पे हम चले तो डेटा पॉजिटिव है, लेकिन ये भी नहीं भूलें कि मार्केट हाई की तरफ है, वैल्यूएशंस भी स्ट्रेच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एफआईआईज की बाइंग थोड़ी सी अक्टूबर में चालू हुई है, लेकिन सितंबर में कोई एनकरेजिंग बाइंग तो नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंटली बोल दूं कि हाँ यहाँ से भी आप पोजीशन बना लीजिए। की मैन रिस्क भी इग्नोर किया जा सकता है। तो एक ये फिगर आउट भी अपने को करके चलना पड़ेगा कि अब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो कंट्री लेवल पे हो या कंपनी लेवल पे हो, वहां पे की मैन रिस्क भी रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, लोअर लेवल पे बाइंग करें, हायर लेवल पे स्टक नहीं हो, ये सब थियरी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा निफ्टी का ट्रेडिंग डायरेक्शनल ट्रेड होता है। जी, वापस जो गोल्डन क्रॉस की चर्चा मैं कर रहा था उस पे अगर मैं बात करूं,
तो गोल्डन क्रॉस जब बना अगस्त में, अगस्त के अंतिम सप्ताह या उससे थोड़ा पहले ही बन गया, उस समय दरअसल निफ्टी काफी नीचे से ऊपर की ओर चला आ रहा था। यानी बाजार में एक अच्छी खासी चाल वहां पर पहले से आ चुकी थी और उस समय गोल्डन क्रॉस बना। तो शायद वहां पर वो एग्जॉस्ट हो रही थी चाल, इसलिए गोल्डन क्रॉस का उतना फायदा नहीं मिला। अब हमने देखा कि जो 10,790 पर सपोर्ट लेकर के निफ्टी वापस चला है, तो वो ठीक 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के वापस उछला है, और अब उसने वापस 50 दिनों के मूविंग एवरेज को भी पार कर लिया है। तो अगर यहाँ से जो आपने लोअर हाई वाला पैटर्न कहा, अगर वो कटता है 10,600 के ऊपर निकलता है, तो शायद जो गोल्डन क्रॉस अगस्त के अंत में बना, उसका असर, उस पैटर्न का असर अब हमें नजर आए। हो सकता है। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जो टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल में दो तरह की चीजें फिगर आउट करते हैं। एक होता है इंडिकेटर्स और दूसरा होता है पैटर्न ट्रेडिंग। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सक्सेस रेट बेटर होगा। कभी कभी ट्रिगर जो आ जाते हैं वो या तो अहेड ऑफ टाइम आ जाते हैं या ऑलमोस्ट एट द फैग एंड ऑफ द टाइम आता है। तो ट्रिगर ने कंफर्म कर दिया, लेकिन अभी पैटर्न कंफर्म नहीं कर रहा है। तो अगर गोल्डन क्रॉस बना भी है ना, तो 11,600 अब ऐसा लेवल बनेगा, कोई भी एनालिस्ट उसको जो पैटर्न ट्रेड करेगा वो लोअर हाई मान के ही चलेगा, और वो क्रॉस जब तक नहीं करेगा फ्रेश पोजीशन लेने में थोड़ा तो हिचकेगा ही, और थ्योरेटिकली लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा। अब रिस्क कहाँ चला जाता है? रिस्क मेरा फिर से चला जाता है 10,800 के पास, जहां से निफ्टी लो बना के आ रहा है। और हाई कहाँ चला जाता है? 11,600। तो हम हैं कहाँ? अपर एंड ऑफ द रेंज है। तो यहाँ पे हमारे पास अदर टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी बाय है, लेकिन जब तक 11,600 के ऊपर क्लोज नहीं आएगा, वो जो मोमेंटम आना चाहिए निफ्टी में वो नहीं आएगा अभी निफ्टी में। जी, तो फिर इस हालत में सोमेश, नए हफ्ते में आप स्ट्रेटजी लेकर के क्या चलेंगे? मतलब एक ट्रेडिंग के नजरिए से आप हफ्ते की शुरुआत होने के साथ ही किस बात पर ध्यान रखेंगे? एक तो आपने बताया 10,600 पार होता है तो फिर हम लॉन्ग ट्रेड करेंगे, लेकिन जब तक वो पार नहीं होता है तब तक हम क्या करेंगे? हाँ, तो इस हफ्ते के लिए 11,200 से 11,450 का ये एक इमीडिएट कॉन्स्ट्रिक्टेड रेंज है, बहुत छोटा सा रेंज है। इसमें अगर ट्रेड कर सकते हैं तो यही हमारे पास 250 पॉइंट का रेंज है। तो पहला इस रेंज में ट्रेड करें, और 11,450 या 11,500 के ऊपर में फिर से हमें 100 पॉइंट्स का रेंज मिलेगा। छोटे छोटे रेंज मिलेंगे। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ छोटे रेंजेस क्यों मिलेंगे। हम बहुत लो वॉलेटिलिटी पे ट्रेड कर रहे हैं मार्केट। अगर हम लो वॉलेटिलिटी पे ट्रेड करते हैं तो मार्केट का मतलब नैरो रेंज में ही ट्रेड करता है। तो जब तक फिर से नया रेंज नहीं आएगा, नई वॉलेटिलिटी नहीं आएगी, ये हमको नैरो रेंज ही मिलने वाला है। और अगर ट्रेड करना है तो 11,200 से 11,450 500 का एक रेंज बनेगा, 11,500 से 11,600 का दूसरा रेंज बनेगा। इस रेंज में ही ट्रेडिंग हो सकती है। और अगर ट्रेडिंग इसके बाद होनी है तो 11,600 के ऊपर लॉन्ग ट्रेडिंग हो सकती है, और 11,200 के नीचे में फिर शॉर्ट ट्रेडिंग हो सकती है। जी, ये तो बड़े छोटे छोटे रेंज हैं, तो क्या इसमें आपको मतलब वो मनपसंद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है आपको? नहीं मिलेगी। तो यही है ना, लो वोलेटिलिटी में अभी क्या काम करेगा? अभी मैंने थोड़े दिन पहले लिखा भी था, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्ले अगेंस्ट टाइम। जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं ना, ये उनका वक्त है। तो एक कॉन्सेप्ट जो मे बी एक मिथ भी है, जो हम इस डिस्कशन में मैं लोगों को क्लियर करता हूँ। जब वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, और वहां पे लोगों का ये मानना होता है कि मुझे थीटा ज्यादा मिलेगा, टाइम के अगेंस्ट टाइम डी के मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, तो उस समय ऑप्शन राइट करना चाहिए। हालांकि मेरे हिसाब से अगर ऑप्शन राइटिंग का सेफ इनकम होता है वो जब वॉलेटिलिटी लो होती है, वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कम होते हैं, वहां पे मार्केट आपको एक रेंज में टाइम स्पेंड करता है, तो थीटा आपको थीटा अर्न करने का मौका मिलता है। तो अभी के मार्केट में आप डायरेक्शनल ट्रेड करना चाहेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्शन तो है नहीं मार्केट। एक लॉजिक ये बनता है कि 2-3 दिन के हिसाब से ऑप्शन राइटिंग का ट्रेड कर सकते हैं, वो एक बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ऑप्शन राइटिंग में रिस्क अनलिमिटेड होता है, तो अगर उसका एक्सपर्टीज ना हो तो बेहतर है कि ना करें। लेकिन क्या ट्रेड काम करेगा, उसका जवाब ये है कि ऑप्शन राइटिंग काम कर सकता है इस मार्केट में। डायरेक्शनल ट्रेड पहली चीज तो काम नहीं करेगा, और अगर
डायरेक्शनल ट्रेड करना भी है तो अगर हम रेसिस्टेंस के पास वो 11,400 450 के रेंज में जाते हैं तो वहां से अपसाइड रिस्क 150 पॉइंट का है, डाउनसाइड ज्यादा ओपन है तो शॉर्ट ट्रेड ज्यादा बन सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस तो 11,600 का बनेगा। लॉन्ग ट्रेड का तो अभी सिचुएशन बनता नहीं है जब तक निफ्टी थोड़ी और नीचे नहीं आ जाती। जी बिल्कुल। और ये रही ट्रेडर की बात, एक निवेशक के नजरिए से क्या कहेंगे? निवेशक के नजरिए से जैसा हम बात करते आ रहे हैं 11,000 के ऊपर में अगर मार्केट कूल ऑफ अच्छी हो जाती है तो हमारा फिर से पोजीशन लोअर लेवल पे बनना चाहिए। 11,000 के ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग हम करते रहेंगे इन्वेस्टमेंट का और कैश लेवल रेज करके रखेंगे। तो लास्ट टाइम आई थिंक जब 11,700-800 के आसपास गया था तो इन द रेंज ऑफ 30 to 40% कैश रेज करने की मैंने सजेशन दिए थे कैश बैलेंस का। जब 10,800 के आसपास आया था तो वहां से 10% फिर से हमने इन्वेस्टमेंट का भी सजेशन दिया तो कैश लेवल थोड़ा सा नीचे किया। 11,000 के ऊपर में प्रॉफिट बुक करें, कैश लेवल को बढ़ाएं और नीचे जब तक नहीं जाता है मार्केट री एंटर नहीं करें फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। जी, तो मोटे तौर पे सोमेश आपकी बातों का मतलब यही समझ में आ रहा है कि 10,600 के ऊपर निकलने पर बाजार में एक नई ट्रेडिंग चाल शुरू हो सकती है, लेकिन फिलहाल यदि हम निवेशक के नजरिए से देखें तो बाजार की इस मजबूती पर या आज की तारीख में जहां पर है बाजार उस पर बहुत भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हाथ में नकदी ज्यादा रखनी है ताकि बाजार में अगर कोई भी उथल उथल पुथल होती है, कोई उठापटक होती है तो फिर उसका फायदा उठाया जा सके। अगर आपके हाथ में नकदी नहीं रहेगी और बाजार नीचे ऐसे स्तर पर आ भी गया जहां आपके मन में लालच आए तो आप उसका फायदा उठाने की हालत में ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए हाथ में नकदी ज्यादा रखना जरूरी भी है, जोखिम को कम रखने के लिए भी और नीचे किसी अवसर के मिलने पर उसका फायदा उठाने के लिए भी। सोमेश, आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।